आपके पास किस रूप में और कैसे कैसे बनेंगे। तो देखो अल्फा बीटा व गामा के उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर ये मान मैं समीकरण 3 में रखता हूं तो मेरे पास ये समीकरण हो जाएगी μ2, गामा की वैल्यू क्या रखी जाएगी AP/r, फिर माइनस लगा दिया, फिर बीटा की वैल्यू रह जाएगी tan बीटा यानी कि AP/r, सॉरी tan बीटा की वैल्यू है AP/v। तो अपने पास अपन ने इसमें वैल्यू रख ली है, गामा की वैल्यू हो गई AP/r, फिर आपने बीटा की वैल्यू रख ली है AP/v इजिकल टू हो गया है μ1। फिर इसके बाद देखिएगा आ रहा है आपके पास अल्फा की वैल्यू है आपके पास tan अल्फा, और tan अल्फा का मीन्स है AP/u, फिर प्लस गामा, फिर गामा की वैल्यू देखें AP/r। यहां इस समीकरण में आप देखिएगा AP कॉमन आ रहा है, इस साइड में भी AP कॉमन आ रहा है, तो AP को कॉमन आ जाएगा, इधर भी AP कॉमन आएगा, इधर भी AP कॉमन आएगा, और AP से AP क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी रह जाती है μ2 1/r 1/v इजिकल टू μ1 1/-u प्लस 1/r। ये एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई है। इसको फिर आगे अपन फिर सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी μ2/r माइनस μ2/v इजिकल टू μ1/-u, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं आप, प्लस μ1/r। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, v और u को एक तरफ कर लीजिए और r को एक तरफ कर लीजिए। तो इस इक्वेशन को अपन किस तरह से करते हैं सॉल्व वो देखेगा। इस स्टेप को मैं इस तरफ ले आता हूं r को, तो ये समीकरण हो जाएगी μ2/r माइनस μ1/r इजिकल टू, इसका इधर पक्षांतरण कर दीजिए तो माइनस की राशि किस में चेंज हो जाएगी, प्लस के रूप में, यानी μ2/v माइनस μ1/u। इसी समीकरण को आप यूं भी लिख सकते हैं, r को अगर आप एलसीएम के रूप में लेते हैं तो μ2 माइनस μ1 इजिकल टू μ2/v μ1/u। ये एक समीकरण आपके पास ये आ गई है, और ये हो गई है समीकरण नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को ही कहते हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की समीकरण। ये समीकरण अपने पास तब प्राप्त हो रही है जब गोलीय पृष्ठ के बाहर का माध्यम अपन ने μ1 लिया है और गोलीय पृष्ठ के पदार्थ के माध्यम को अपवर्तनांक μ2 लिया है, और μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। अगर माध्यम वायु हो, अगर बाहर का माध्यम वायु हो, तो इस स्थिति के अंदर μ1 का मान 1 हो जाएगा और μ2 का मान μ लिखा जाएगा। तो देखिए, यदि माध्यम वायु हो तो, यदि माध्यम वायु हो तो उस स्थिति के अंदर हमेशा μ1 इजिकल टू 1 और μ2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, μ, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक की जगह वो निरपेक्ष अपवर्तनांक बन जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन बन जाएगी μ माइनस 1/r इजिकल टू μ/v माइनस 1/u।
ये आ गई है इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए मैंने क्या किया, μ2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने, म्यू है, μ1 की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, r है, μ2 की जगह फिर म्यू कर दिया, μ1 की जगह क्या कर दिया मैंने 1 कर दिया। ये जो समीकरण 4 और 5 हैं, ये दोनों समीकरणें ही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की समीकरणें हैं, जो कि उत्तल व अवतल दोनों पृष्ठों के लिए सत्य है। स्टेप्स आपने देख ली हैं। अब देखिए इसी को मैं आगे और बढ़ाता हूं थोड़ा सा। समीकरण 4 व समीकरण 5 गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की समीकरणें हैं, जो कि उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के पृष्ठों के लिए सत्य है। ये अपन ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन की समीकरण व्युत्पन्न कर ली है, उसकी डेरिवेशन कर ली है। अब इसकी स्टेप्स को वापस से रिवाइज करके देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट था उस किरण चित्र को बनाना। किरण चित्र के बनने के पश्चात आपको क्या यूज करना है, इसमें स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अगर आपने यूज कर लिया है तो इससे आपके पास I और R आ गए। I और R के मान को आपने ले लिया है बहिष्कोण प्रमेय की सहायता से अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। फिर आपने अल्फा, बीटा, गामा को चेंज किया है tan की सहायता से u, v और r के रूप में, और जब उसको हल किया तो अपने पास ये समीकरण आ गई। अगर माध्यम वायु है तब तो समीकरण ये उपयोग में आएगी, और अगर माध्यम वायु नहीं है तब समीकरण अपने पास ये उपयोग में आएगी। फिर अपन इस पर आधारित एक क्वेश्चन की चर्चा करें, न्यूमेरिकल की देखें तो क्वेश्चन क्या और किस तरह का बनता है वो देखिए। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर आपतित होता है। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर आपतित होता है। कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर है। तो प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 यानी कि म्यू दिया हुआ है। ध्यान देना, अपवर्तनांक म्यू 1.5, ने कि अपन μ2 वगैरह की बात कर रहे हैं, सापेक्ष नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वायु में रखा है प्रकाश स्रोत, यानी कि माध्यम बाहर क्या है, वायु है। अर्थात ये वाली समीकरण अपन को यूज करनी है। अगर बाहर कोई अन्य दूसरा माध्यम होता तब अपन इस समीकरण का उपयोग करते जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ होता, फिर उसको अपन यूज करते हैं। ये जो बिंब की दूरी दी गई है 100 सेंटीमीटर आपको दी गई है, यानी u का मान 100 सेंटीमीटर है और ये पूछ रहे हैं v का मान। तो देखिए आपके पास u दिया हुआ है, r आपको दिया हुआ है, u आपको दिया हुआ है, v का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को अपन और सोल्व करते हैं। देखिएगा अपन ने इसके अंदर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, जो कि उत्तल हो पृष्ठ या अवतल हो दोनों के लिए सत्य था। वो फॉर्मूला अपने पास ये था, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये अपने पास फॉर्मूला आया था जो कि किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए था। अब
इसके अंदर ये फॉर्मूला तब था जब गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 था और उसके बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 था। अगर ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ वायु में स्थित होता तो वायु के लिए अपवर्तनांक μ1 का मान अपन 1 ले लेते और μ2 को μ कर देते। उस स्थिति के अंदर फॉर्मूला इस प्रकार से था, μ अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ माइनस 1 अपॉन में r। ये एक फॉर्मूला अपने पास आ गया था, महत्वपूर्ण सूत्र था। अब अपन बातें करें इस पर आधारित आंकिक प्रश्न की। तो देखिए आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्या बनता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई एक बिंदु बिंब है, बिंदु के आकार का या कोई प्रकाश स्रोत है या कोई बिंब है जो कि किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ यानी कि उत्तल गोलीय और जो उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है उसके सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी वो कांच का बना हुआ है। तो आपको इसमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उसे सोल्व करते हैं। किसी उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है के पदार्थ का अपवर्तनांक के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। फिर से देखें, किसी उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस पृष्ठ के सामने वायु में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस पृष्ठ के सामने वायु में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बिंब स्थित है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन में दे दिया गया है, किसी उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, यानी वक्रता त्रिज्या आपको क्वेश्चन में दे दी है, पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दे दिया है, इस पृष्ठ के सामने वायु में 100 सेंटीमीटर की दूरी यानी u का मान भी आपको दे दिया है। तो फिर अब आगे देखिए, एक बिंदु बिंब स्थित है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है कि किसी उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसके पृष्ठ के सामने, इस पृष्ठ के सामने वायु में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु बिंब स्थित है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको इसमें वैल्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, और पृष्ठ कैसा है, उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उत्तल पृष्ठ के लिए प्लस में 20 सेंटीमीटर अपने पास ही आ गई है।
इसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू ये दिया हुआ है 1.5। ध्यान रहे बाहर के माध्यम का स्पष्ट सवाल में कहा है इस पृष्ठ के सामने वायु में, यानी कि ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो म्यू का मान 1.5 दिया हुआ है और यू का मान 100 सेंटीमीटर। ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के सामने है जिसका मान ऋणात्मक लेंगे आप, u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। अगर ये पीछे की ओर होता तो ये मान इसका आता धनात्मक। आपको इसमें ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की स्थिति। जो मान आपको ज्ञात करना होता है वो चिन्ह सहित आ जाएगा आपके पास। अगर ये प्लस में आता है अर्थात पृष्ठ के दाईं ओर बन रहा है और ऋणात्मक आता है यानी उसके सामने बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, तो अपना आप उसकी स्थिति का अपन को आभास हो जाएगा। अब देखिए v आपको निकालना है, वायु की स्थिति का इन्होंने जिक्र किया है, इसका मतलब इसकी जगह ये फॉर्मूला लेना है। अगर बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक दिया होता वायु कहने की अपेक्षा तब अपन इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास ये है म्यू अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में r से। म्यू अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में r से। फिर इसमें अगर अपन वैल्यूज रख के देखें और इसे सोल्व करते हैं तब देखिएगा म्यू की वैल्यू है आपके पास 1.5, v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, u की वैल्यू है आपके पास 100, लेकिन किस में है वैल्यू माइनस में। ये ध्यान रहे न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करें तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। फिर म्यू की वैल्यू देखो 1.5 माइनस 1, r की वैल्यू 20। अब इसकी मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं। ये आ गया है 1.5 अपॉन में v, ये माइनस माइनस के साइन से ये स्टेप हो जाएगी प्लस 1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 20, क्योंकि 1.5 माइनस 1। फिर आगे की स्टेप देखिएगा 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन में 20 माइनस 1 अपॉन में 100। 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू, अब फिर देखें इसको सोल्व करें आप, 100 एलसीएम आ गया, ये 5 यहाँ आ गया, ये 2.5 माइनस 1, फिर ये हो गया है 1.5 अपॉन में v इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में 100। आपके पास ये वैल्यू आ गई है v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू ध्यान रहे प्लस में आ रही है, यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी आपतित प्रकाश की दिशा में होगी और कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अगर यहाँ माइनस होता तो अपन कह सकते थे कि प्रतिबिंब की स्थिति आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है। तो देखो अपन ये कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब की स्थिति आपतित प्रकाश की, अतः प्रतिबिंब की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा में कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अतः प्रतिबिंब की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा में कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये अपन ने एक आंकिक प्रश्न इस फॉर्मूले पर आधारित कर लिया है सोल्व। अब अपन इसमें बातें करेंगे, वो है लेंस कि लेंस है क्या, लेंस के कितने प्रकार हैं उनको अपन देखते हैं।
अपन ने इसके अंदर गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन जान लिया था। अब अपन बातें करेंगे लेंस की कि लेंस है क्या। देखिए लेंस है क्या, किसी भी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा, किसी भी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो। अगर दोनों पृष्ठ वक्रीय है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी लेंस ही होगा, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ का वक्रीय होना आवश्यक है। अगर एक भी पृष्ठ उसका वक्रीय नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो लेंस नहीं होगा, कांच की पट्टिका की भांति होगा। और किसी भी पारदर्शी पदार्थ का हो सकता है, नहीं है वो पारदर्शी, यह आवश्यक नहीं है कि वो पारदर्शी पदार्थ कांच हो। तो सिंपल डेफिनेशन बन जाती है कि किसी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो। फिर इसमें इसी परिभाषा के साथ एक शब्द और अपन को जोड़ना पड़ेगा। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो, या यूं कह सकते हैं लेंस ऐसे माध्यम में हो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में भी लेंस लेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगा, वो भी समतल कांच की पट्टिका की तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस के लेंस बने रहने के लिए कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो तथा लेंस के बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से भिन्न हो। तो इन दो शब्दों को जोड़ते हुए अपन इसकी अगर परिभाषा लिखें तो वो डेफिनेशन इस प्रकार बन जाएगी। किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो। तो देखिए किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो तथा जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक तथा जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से भिन्न हो, वही क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। तो लेंस की करेक्ट डेफिनेशन अपने पास आ गई कि किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो तथा जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से भिन्न हो। अगर अपवर्तनांक समान हुआ तो भी ये लेंस लेंस नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं लेंस के प्रकारों की। देखिए नंबर 1, पहले अपन लिखते हैं नंबर 1 उत्तल लेंस, या इसे ही कहा जाता है अभिसारी लेंस, अथवा इसे ही कहते हैं धनात्मक लेंस। यानी इस एक लेंस के 3 अपने नाम ले दिए हैं। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जेंट लेंस या पॉजिटिव लेंस या पॉजिटिव लेंस।
पहला प्रकार लेंस का है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस अथवा धनात्मक लेंस। दूसरा जो लेंस का प्रकार है नंबर सेकेंड, वो है अवतल लेंस या इसे आप कह दीजिए अपसारी लेंस या ऋणात्मक लेंस। तो दो प्रकार लेंस के अपन ने जाने, पहला है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस अथवा धनात्मक लेंस, सेकंड है अवतल लेंस या अपसारी लेंस या ऋणात्मक लेंस। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस या नेगेटिव लेंस, ये हो गया। अब देखिए उत्तल लेंस है क्या। उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में से मोटे हों और किनारों से पतले हों, इस प्रकार से ये उत्तल लेंस हो गए, बीच में से मोटे हैं और किनारों पर से क्या है, पतले हैं। अवतल लेंस इस प्रकार से, ये उसके उल्टे हो गए, ये बीच में से पतले हैं और किनारों पर से क्या है, मोटे हैं। तो देखिएगा, ये आप इसकी अक्ष बना दीजिए। अपन क्या देखते हैं कि ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पर से पतले होते हैं उन्हें अपन उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। इनकी लेंसों की अपनी अपनी एक विशेषता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, जब कोई प्रकाश की किरण इसके समानांतर आती है तो उन किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें इनके समानांतर आती है प्रकाश की, तो उनको ये एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, इसीलिए इन्हें कन्वर्जेंट लेंस या अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो अवतल लेंस होते हैं, जो कोई प्रकाश की किरण इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो ये उस प्रकाश की किरण को फैलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस या ऋणात्मक लेंस भी कहा जाता है। तो अपसारी लेंस के पीछे का कारण क्या बताया मैंने, कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है उसे ये फैलाते हैं। तो देखिए अपन ने इसे उत्तल लेंस का मतलब जो बीच में से मोटे किनारों से पतले, अवतल लेंस का मतलब बीच में से पतले किनारों से मोटे, फिर अभिसारी लेंस का मतलब जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करें, अपसारी लेंस का मतलब जो प्रकाश की किरणों को फैलाएं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, अतः ये धनात्मक लेंस हो गया, पॉजिटिव लेंस हो गया, और इसकी ऋणात्मक ली जाती है तो ये ऋणात्मक लेंस हो गया। अपन सिलेबस तक अपने तक अपन इन दो ही प्रकार के लेंसों को जानते हैं, लेकिन गौर करें अपनी परिभाषा को अपन देखें तो परिभाषा ये थी कम से कम एक पृष्ठ वक्री हो तो वो लेंस बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूं इनके भी प्रकार बनाए जा सकते हैं, वो किस प्रकार से हो सकते हैं वो देखेगा। पहले इनकी परिभाषा लिख दें कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस अथवा धनात्मक लेंस है क्या। देखो ये होते हैं बीच में से मोटे वे किनारों से पतले, यानी वे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों पर से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। बीच में से मोटे वे किनारों से पतले होते हैं। इसके लिए अगर बात करें तो इसकी विशेषताओं में क्या आएगा, ये होते हैं बीच में से पतले वे किनारों से मोटे होते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं वे लेंस
जो बीच में से मोटे व किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये इनकी मुख्य पहचान है। इसी आधार पर फिर अपन इनके प्रकार भी जानेंगे। वे लेंस जो बीच में से मोटे वे किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार वे लेंस जो बीच में से पतले वे किनारों से मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। यहाँ अपन ने ये परिभाषित इनको कर लिया है। वे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और वे लेंस जो बीच में से पतले व किनारों से मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट और अपन इसका जाने कि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी यानी कन्वर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। फिर इधर अपन बात करें, ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपन ने दो प्रकार जान लिए। इसी लेंस को धनात्मक लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और इसे ऋणात्मक लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए अपन ने जो जाना, लेंस है क्या, किसी पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो तथा जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से भिन्न हो, वही क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। लेंस के दो प्रकार आपने देखे। पहला प्रकार है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस अथवा धनात्मक लेंस। नंबर फर्स्ट टाइप ये है। नंबर सेकंड अवतल लेंस या अपसारी लेंस अथवा ऋणात्मक लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस या डाइवर्जेंट लेंस या नेगेटिव लेंस। ये लेंस बीच में से मोटे और किनारों से पतले हैं, यानी वे लेंस जो बीच में से मोटे व किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, और अवतल लेंस वे लेंस जो बीच में से पतले व किनारों से मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, अतः इन्हें अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब इनके भी अपन आगे और प्रकार जानेंगे। किस आधार पर, जैसे एक पृष्ठ अगर इसका समतल हो, एक पृष्ठ अगर समतल है, एक पृष्ठ उत्तल है, तो ये लेंस का एक नया प्रकार बन जाएगा जिसे अपन कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन आ गया, फिर कॉन्वेक्स हो गया। चलो उसको और जानते हैं।
अब देखिए, अब अपन इन लेंस के प्रकारों को भी देखें। जैसे अपन ने लेंस के दो प्रकार देखे थे। लेंस आपने नंबर 1 जो देखा था वो था उत्तल लेंस। फिर नंबर 2 आपने लिया इसमें, वो था अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस। अब इसके भी प्रकारों को देखें अपन, तो देखिए मैंने लेंस की शर्त यही बताई है कि लेंस होगा क्या, जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो। तो देखिए ये इस प्रकार से है, यानी जिस उत्तल लेंस को अपन पढ़ते हैं वो वास्तव में दोनों ही पृष्ठों से कैसा है, उत्तल है। ध्यान रहे अपन जो सिलेबस में जान रहे हैं वहां लेंस से मतलब है पतला लेंस। अपन जितनी भी डेरिवेशन करेंगे या कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ रहे हैं लेंस संबंधी, वो सभी पतले लेंसों के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मोटे लेंस के लिए उसकी मोटाई भी उसमें इंक्लूड होती है और उसके लिए अलग से फॉर्मूले आते हैं जो कि बीएससी में जाके पढ़ते हैं। लेकिन अपने स्तर तक अगर अपन बातें करें तो यहाँ केवल लेंस से मतलब है पतला लेंस। तो लेंस जब भी कोई शब्द हो अपने लिए तो इसका मतलब है वो कोई पतला लेंस ही है। तो देखिए पहला जो अपन प्रकार जाने थे वो है इस प्रकार से। अगर इसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, यानी कि दोनों पृष्ठ उभे हैं, तो इस प्रकार के लेंस को कहा जाता है उभयोत्तल, यानी उभय प्लस उत्तल, उभय उत्तल। और इसी को अपन सामान्यतः उत्तल लेंस भी कह लेते हैं, उभय प्लस उत्तल, यानी कि इस लेंस को कह दिया जाएगा उभयोत्तल। ये हो गया है उभयोत्तल, यानी ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्रीय हैं, उत्तल के रूप में। अथवा इसी लेंस को कहा जाता है बाइकॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान दें इसके दोनों पृष्ठ वक्रीय हैं, तो लेंस तो है, और दोनों पृष्ठ ही कैसे हैं, बीच में से तो कैसे मोटे हैं, किनारों से पतले। यही पहचान रखनी है, किनारों से पतला होना चाहिए। तो ये लेंस कहलाएगा उभयोत्तल लेंस या बाइकॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स। इसमें इंग्लिश टर्म्स ज्यादा इजी है याद रखना। तो उभयोत्तल लेंस के बजाय आप इसे बाइकॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। इक्विकोलेंस, अगर दोनों ही साइड इसकी इक्वल है, इक्विकोलेंस। अब देखिएगा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अपन ने जान लिया। दूसरा फिर इसका एक प्रकार है, हो सकता है इसकी जो पहली सतह है वो बिल्कुल प्लेन हो, ये पहली सतह प्लेन है और दूसरी सतह इस प्रकार से ये उत्तल है। तो ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, क्योंकि मैंने परिभाषा में क्या बताया कि कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय होना चाहिए। तो ये वाला पृष्ठ वक्रीय हो गया, ये वाला पृष्ठ वक्रीय नहीं तो क्या एक पृष्ठ वक्रीय हो गया, तो ये भी लेंस बन गया। इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि किनारे हैं, वहां पर तो ये किस प्रकार का है देखिएगा किनारों पर, और यहाँ किस प्रकार सा है, बीच में से तो कैसा आ रहा है, मोटा आ रहा है, किनारों पर से कैसा है, पतला है। इसका मतलब ये उत्तल लेंस तो है ये। तो इस लेंस को अपन कहेंगे समतल प्लस उत्तल, यानी कि समतलो उत्तल या समतलोत्तल लेंस भी कह देंगे। इसे आप कह देंगे समतलोत्तल लेंस। अब इसे हिंदी वाली टर्म के बजाय इसे इंग्लिश टर्म्स में याद रखें, वो ज़्यादा बेहतर है, और वो टर्म बनती है इसकी प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी इसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब देखिए एक पृष्ठ तो ये वाली बात हो गई, एक लेंस फिर और बन जाएगा। हो सकता है कि जो पृष्ठ है, देखो इसमें ध्यान देने की बात क्या है
जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स मैंने लिखा है, तो जो पहला जो शब्द है जैसे प्लेनो पहला शब्द, ये उसकी आकृति को दर्शाएगा कि वे कैसा है। जैसे यहां पर है बाई कॉन्वेक्स, तो बाई का मतलब दोनों, डबल यानी कि दोनों ही पृष्ठ आगे, और वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स। और जो दूसरा जो शब्द है वो उस लेंस की प्रकृति को बताएगा कि वो उत्तल है या अवतल है। तो यहां पर भी देखो जैसे प्लेनो, अर्थात ये इसके किसके बताएगा, उसके पृष्ठ को बताएगा कि पृष्ठ कैसा है। पहला पृष्ठ कैसा है, समतल है, प्लेन है, और किस प्रकार का है, वो उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है। तो इस प्रकार से पहला जो शब्द होगा वो उसके पृष्ठ को बताएगा, दूसरा जो शब्द होगा वो लेंस की प्रकृति को बताएगा। ठीक इसी प्रकार देखो, जैसे एक लेंस यूं अपन बनाते हैं, ये जो चंद्रमा की जैसी आकृति बन गई है, ये लेंस कैसा है कि जो पहला जो पृष्ठ है वो तो कैसा है, इसका अवतल है। देखिए भाई, अवतल आपने इस तरह से बनाया है, आपको पता है ये कि ये पहला पृष्ठ तो कैसा है, ये वाला अवतल है। देखिए इस तरह से भाई, अवतल का मीन्स क्या है, कॉनकेव। केव का मीन्स गुफा, यानी जिसमें अपन इस तरह से यूं आ रहे हो, यानी इस तरह से है। तो ये फिर दूसरा भाग कैसा है इसका, उत्तल की तरह है। और अब इन दोनों के मिलने से अब ये लेंस किस प्रकृति का होगा, किस नेचर का होगा, तो देखिए वो भी जाने। अब इसको पहले कहेंगे क्या, वो जान ले आप। इसे अपन कहेंगे अवतल प्लस उत्तल, यानी कि अवतलोत्तल। ये लेंस बन गया है अवतलोत्तल, या इसे ही आप कह देंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि पहला शब्द है वो तो बताएगा कि पृष्ठ कैसा है, पहला पृष्ठ कॉनकेव यानी कॉनकेव पृष्ठ है। दूसरा शब्द बताएगा कि वो किस प्रकृति का है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स प्रकृति का हो गया, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसका जो रिजल्टेंट परिणाम होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो बीच में से मोटा हो और किनारों पर से पतला हो। आप तीनों ही प्रकारों में देखो, यहाँ पर किनारों से ये भी पतला है, किनारों से ये भी पतला है, और किनारों से ये भी पतला है, यानी तीनों उत्तल लेंस के ही प्रकार हो गए हैं। तो ये उत्तल लेंस के अपन ने 3 टाइप अपन ने जान लिए हैं। फिर अब अपन जानते हैं अवतल लेंस के टाइप्स। अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। देखिए इसके भी इसी तरीके से होंगे। मैंने कह रखा है कि दोनों में से कोई भी एक पृष्ठ अगर वक्री है तो भी वो लेंस है, और अगर दोनों हैं तो वो लेंस है ही है। इसके भी प्रकार इसी टाइप से बनेंगे। देखिए नंबर फर्स्ट, अगर इस तरह से है, दोनों ही पृष्ठ इसके यहां देखें बीच में से पतले हैं, किनारों से मोटा है, यानी कि अवतल लेंस है। 2 पृष्ठ है, इसका मतलब इसे किस प्रकार का लेंस कहा जा सकता है, उभयावतल लेंस कह सकते हैं, क्योंकि उभय प्लस अवतल। तो इस लेंस का नाम हो गया है उभयावतल लेंस। कैसा लेंस हो गया, उभयावतल लेंस, उभय प्लस उत्तल, या इसे कह सकते हैं बाइकॉनकेव। इसी लेंस को सामान्यतः अवतल लेंस ही कहा जाता है। यानी अपनी किताबों तक अगर अपन देखें तो इसी लेंस को अवतल लेंस के रूप में अपन प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक्चुअल में कैसा है, बाइकॉनकेव है। इसी तरह से जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है इसे ही उत्तल लेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, इसे ही अपन उत्तल लेंस मान के चलते हैं। बाकी और प्रकार अपने इतने यूज नहीं आते हैं, केवल यही आता है। 90% अपन इसे ही उत्तल लेंस मानेंगे
और इसे अवतल लेंस, यानी कि जो बाई कॉनकेव है उसी को। फिर देखिए दूसरा प्रकार इसका कैसा बन जाएगा। दूसरा प्रकार इसका इस तरह से बन जाए कि पहला पृष्ठ जो है जैसे अपन ने इसमें लिया है वो कैसा लिया है, समतल यानी प्लेन हो। अगर ये पहला पृष्ठ मैंने ये ले लिया है, फिर ये देखिए दूसरा पृष्ठ मुझे इसमें लेना है इसका अवतल, इस तरह से। तो ये जो लेंस का दूसरा प्रकार बन गया है समतल प्लस अवतल, यानी कि समतलावतल। समतलावतल लेंस, या इसी लेंस को कह देंगे आप प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा बेटर है। मैंने बताया था कि पहला जो शब्द है वो उसके पृष्ठ को बताता है कि पहला पृष्ठ कैसा है, तो पहला पृष्ठ कैसा है, प्लेन है। दूसरा उसकी प्रकृति को दर्शाता है कि वो प्रकृति कैसी है, कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यानी अभिसारी है या अपसारी है। तो यहाँ कॉनकेव यानी कि ये होगा अपसारी। फिर तीसरा जो प्रकार है वो इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। तो देखिए पहले भाग के अंदर ये तो आपने यूं ले लिया है और फिर ये भाग इसका यूं है, यानी पहला जो भाग है वो तो हो गया है उत्तल रूप में। फिर सेकंड पार्ट है इसका ये अवतल रूप में। तो यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, कैसे हो गया उत्तल रूप में, देखो यानी ये वाला हिस्सा आ गया इसमें। फिर इसके बाद जो प्रथम पृष्ठ है वो इसका उत्तल है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तलो, उत्तलो। और फिर है कैसा बाद में, अवतल, यानी कि उत्तलो अवतल लेंस, उत्तलो अवतल लेंस या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। मैं यहां लिख रहा हूं इसे कॉन्वेक्सो कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब देखिएगा इसके अंदर पहला नाम कॉन्वेक्सो, यानी कि ये वाला पृष्ठ कॉन्वेक्स है। फिर है कॉनकेव, ये है इसका अवतल। मैंने इसमें अवतल लेंस की परिभाषा में आपको बताया हुआ है कि जो बीच में से पतले हों, किनारों से मोटे हों। तो तीनों में देखो किनारे मोटे हैं, इसका भी मोटा है किनारा, इसका भी मोटा है और इसका भी मोटा है, यानी कि ये कॉनकेव लेंस है, यानी अवतल लेंस है। यहाँ किनारे अगर पतले हैं तो ये उत्तल लेंस है। तो तीनों ये कैसे प्रकार हो गए, उत्तल लेंस अपने पास हो गए हैं। फिर एक चीज फिर जाने, जहां आपके पास जैसे ये है, अगर इसमें ये पूछा जाए कि सर इसमें तो आपने बताया कि कॉनकेव हो यानी अवतल है और फिर उसके बाद दूसरा पृष्ठ इसका उत्तल है, तो इस लेंस का रिजल्टेंट व्यवहार कैसा होगा। तो ध्यान रहे सेकंड शब्द मैंने जो लिखा है उसकी भांति व्यवहार होगा, यानी ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करेगा, अर्थात अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार होगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी उत्तल और अवतल से बना है। तो मैंने क्या कहा, बाद वाला जो नाम आता है जैसे कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, उत्तलो अवतल, यानी कि जो दूसरा नाम है वो उसकी प्रकृति को दर्शाता है और जो पहला नाम है वो उसके पृष्ठ की आकृति को दर्शाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि इसका भी जो व्यवहार होगा रिजल्टेंट, यानी उत्तल और अवतल मिलकर के वो व्यवहार होगा अवतल लेंस की भांति। तो यहाँ अपन ने इसमें लेंस के प्रकार अपन ने जान लिए हैं। तो देखिए लेंस में मुख्य थे जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है इसे ही उत्तल लेंस कह दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बाई कॉनकेव जो लेंस है इसे ही अवतल लेंस कह दिया जाता है। ये अपन ने लेंसों के प्रकार जान लिए हैं कि लेंसों के दो प्रकार, उत्तल और अवतल। फिर उत्तल के भी फिर अपन ने टाइप्स बना लिए, फिर उसके बाद अपन ने अवतल हैं उसके भी अपन ने टाइप्स बना लिए हैं। अब अपन चर्चाएं करते हैं लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, लेकिन उससे पहले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक नियम क्या हैं उनको जानेंगे।
देखिए अपन ने लेंसों के प्रकार जान लिए थे, लेंस क्या है ये अपन ने जाना था। अगर आपसे कहीं ये कहा जाए उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का मतलब है बाई कॉन्वेक्स लेंस को ही अपन को प्रेजेंट वहां करना है, बाई कॉन्वेक्स यानी कि द्विउत्तल लेंस। इसी तरह से द्विअवतल लेंस, जब भी अवतल की बात आएगी तो द्विअवतल लेंस को ही अपन बनाएंगे, यानी बाई कॉनकेव लेंस को। प्लेनो है वो अलग है, उनके लिए स्थिति में अलग कह देंगे। जब तक लेंस का स्पेसिफिकेशन ये नहीं करें, अपन को इसके अंदर लेंस के लिए उत्तल शब्द आते ही कि भी उत्तल लेंस है तो मान लेना है कि द्विउत्तल लेंस है। कह दे कि अवतल लेंस है तो वो द्विअवतल लेंस है। उसी को मानते हुए अपन उससे संबंधित सारी बातें करेंगे। अब अपन जानते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। जिस तरह से अपन ने चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए जानी थी, वही सेम नियम लेंस के लिए भी अप्लाई होते हैं। लेंस के लिए क्या चिन्ह परिपाटी है देखिएगा। पहले, प्रकाश की किरणें प्राय बाईं ओर से आपतित होनी चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बाईं ओर से हो, दाईं ओर से भी आ सकती है आने को तो, लेकिन एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एक निश्चित दिशा बना लें ताकि प्रतिबिंब बनाने में आसानी रहे। दूसरा, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाए। ध्यान दें, दर्पण में अपन ने कहा था दर्पण के ध्रुव से मापी जाए, और यहां किससे मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। तीसरा नियम, सभी दूरियां, मैंने वहां कहा था दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के लिए यहां कह रहा हूं प्रकाशिक केंद्र से, यानी सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाए। फिर उसमें कहा था कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाए और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक लिया जाए और मुख्य अक्ष के नीचे बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को ऋणात्मक लिया जाए। तो पहले इस चिन्ह परिपाटी के पॉइंटों को अपन लिख लेते हैं, उसके पश्चात फिर प्रतिबिंब निर्माण के नियमों को जानेंगे। तो देखिए, लेंस के लिए चिन्ह पद्धति, इसे कहते हैं लेंसों के लिए चिन्ह पद्धति या चिन्ह परिपाटी। क्या है? नंबर 1, लेंस पर प्रकाश प्राय बाईं ओर से आपतित हो। लेंस पर प्रकाश प्राय बाईं ओर, देखो मैंने प्राय शब्द लगाया है क्योंकि जरूरी नहीं है बाईं ओर से हो, लेकिन अपन अपनी तरफ से एक लेके चले तो वो ज्यादा बेटर है कि लेंस पर प्रकाश प्राय बाईं ओर से आपतित हो, अर्थात बिंब लेंस के बाईं ओर स्थित हो। देखिए, लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, चाहे वो लेंस उत्तल हो या लेंस अवतल हो। जिस पृष्ठ से लेंस में प्रकाश की किरण प्रवेशित होती है वो प्रथम पृष्ठ होता है, और जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण निर्गत होती है वो द्वितीय पृष्ठ होता है। इसका मतलब बाईं ओर का जो पृष्ठ होगा वो प्रथम पृष्ठ बन गया प्राय यहाँ पर, यानी जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेशित होगी वो लेंस का प्रथम पृष्ठ होगा, और जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण निर्गत होगी वो द्वितीय पृष्ठ होगा। तो अपन ने नियमों में जान रहे थे, पहला नियम, लेंस पर प्रकाश प्राय बाईं ओर से आपतित हो, अर्थात बिंब लेंस के बाईं ओर स्थित हो। दूसरा नियम, सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएं। वहां पर ध्रुव से माप रहे थे, यहां प्रकाशिक केंद्र से आएगी। तीसरा पॉइंट,
सबसे अधिक काम आने वाला। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक वे विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, वे विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। और नंबर 4, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब, बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक वे नीचे ऋणात्मक ली जाए। तो ये अपन ने लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी काम में ले ली है। अब इन चिन्ह परिपाटियों का उपयोग आंकिक प्रश्नों को हल करने में करेंगे, प्रतिबिंब के निर्माण में भी कई जगह काम आएंगे। अब इसके बाद अपन जानते हैं लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम। नेक्स्ट कंटेंट जान रहे हैं लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम। देखिए, लेंस से प्रतिबिंब रचना के जो नियम है वही जैसे अपन ने दर्पण के लिए पढ़ा था, वहां 4 किरणें थी, यहां अपन जानेंगे 3 किरणें। वहां ध्यान करो, दर्पण के लिए मैं वापस से आपको बताता हूं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी किरण दर्पण के फोकस से गुजरने वाली, तीसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, और चौथी किरण थी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली। यहां अपने पास 3 किरणें हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, लेंस के फोकस से गुजरने वाली किरण। ध्यान रहे, लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों पारदर्शी हैं, जबकि दर्पण में ऐसा नहीं था। इसका मतलब लेंस के 2 फोकस होते हैं। जैसे ये लेंस है, एक इस ओर है, एक इस ओर होगा, तो इधर वाला एक फोकस यहां होगा, एक फोकस यहां होगा। दोनों फोकस प्राय अपन समान दूरी पर मान के चलते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी संभव होता है जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्याएं भिन्न हो इनकी, तो ऐसी स्थिति में ये भिन्न भिन्न भी स्थितियों में आ जाते हैं। दोनों की दूरियां अलग अलग भी संभव है, लेकिन प्राय अपन जिस स्तर में पढ़ते हैं उस स्तर के अकॉर्डिंग इनको समान स्थितियों में माना जाता है। जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर यह मान लिया जाता है। यानी 2 फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय फोकस। कौन से हैं उनकी चर्चाएं भी अभी हो जाएंगी। तो पहली जो अपन बात कर रहे थे, मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरण, दूसरी फोकस से गुजरने वाली किरण, और तीसरी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण। इनमें से कोई भी 2 किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिएगा, निम्न 3 किरणों
में से कोई भी दो किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। निम्न तीन किरणों में से कोई भी दो किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये अपन ने तीन किरणें, अब वो तीन किरणें कौन कौन सी हैं देखिएगा। नंबर 1, और इन तीन किरणों के ही ये अपने पास तीन नियम बन जाते हैं। पहला, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। नंबर 1, पहली किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखिए वो क्या होगी और उससे किस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये आपने कोई उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस से मतलब मैंने बताया हमेशा द्विउत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष आपने बना दी है। प्राय लेंस को अपन जो लेते हैं वो बातें करते हैं पतले लेंस की। ये तो मैंने मोटा बनाया हुआ है चित्र में, लेकिन यहाँ अपन जो भी चित्र बना रहे हैं, जो भी प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं या उनके लिए जो भी सूत्र अपन पढ़ेंगे वो सभी पतले लेंसों के लिए ही अप्लाई होगा। तो यहाँ अपन जो पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वहाँ लेंस से मतलब हमेशा पतला लेंस ही होगा। मोटे लेंस की चर्चा अपने सिलेबस से परे है। देखिए ये अपन ने मुख्य ले ली है, ये मुख्य अक्ष ले ली है, ये लेंस है। अब जैसे ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो उत्तल लेंस की प्रकृति यह है कि ये प्रकाश की किरणों को झुकाएगा या यूं कह सकते हैं एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहां इस बिंदु से ये गुजर जाएगी। जिस बिंदु से ये प्रकाश की किरण गुजरेगी ये हो जाएगा द्वितीय फोकस F2 कहलाएगा। ये हो जाएगा द्वितीय फोकस F2 और यहाँ इसमें इस तरफ हो जाएगा प्रथम फोकस F1, यानी दो फोकस बिंदु होंगे जो कि यहाँ ये लेंस का मैंने ले लिया है प्रकाशी केंद्र O। प्रकाशी केंद्र O से F2 की दूरी और O से F1 की दूरी आवश्यक नहीं है बराबर हो। अगर इनकी वक्रता भिन्न भिन्न है दोनों सतहों की या वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दूरी बराबर नहीं होंगी। लेकिन अपन जो प्राय स्थितियां पढ़ते हैं उनके अंदर ऐसी स्थितियां पढ़ते हैं कि ये दोनों स्थितियां क्या हो बराबर, यानी OF2 और OF1 क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये आपने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी अपने पथ से विचलित होने के बाद वो द्वितीय फोकस से गुजर रही है। फिर अगर आप यही बात अवतल लेंस के लिए देखें तो देखिएगा ये आपने अवतल लेंस, ठीक वैसे ही जैसे उत्तल लेंस के लिए मैंने कहा था, यानी अवतल लेंस से मतलब होगा द्विअवतल लेंस, अर्थात जिसके दोनों भाग जो हैं अवतल रूप में होंगे, द्विअवतल लेंस होगा। प्लेनो वगैरह अपन इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए अब इसमें
ये आपने इसका प्रकाशीय केंद्र ले लिया। ये कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। अब इसमें आप क्या देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है कि प्रकाश की किरण को क्या करता है, ये फैलाता है यानी कि अपसरित करता है। तो ये प्रकाश की किरण यूं इस प्रकार से चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात। ये करता है अभिसरित, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा गया था। ये करता है अपसरित यानी उससे फैला जाता है। डाइवर्जेंट, इसीलिए इसे डाइवर्जेंट लेंस या अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब इसे आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ ये आ जाएगा f2 और इस ओर इसमें हो जाएगा f1। तो ध्यान रहे उत्तल लेंस के लिए f1 बाईं ओर है, f2 दाईं ओर है। अवतल लेंस के लिए f2 बाईं ओर है और f1 दाईं ओर है। लेकिन ये तब है जब प्रकाश को आप बाईं ओर से आपतित करा रहे हो। अगर प्रकाश को दाईं ओर से आपतित कराते तो यहाँ इस ओर f1 होता और इस ओर f2 बन जाता। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए भी यही बात अप्लाई होती। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। ये गुजर रही है उत्तल लेंस में अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। तो देखें, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से गुजरती है। किस लेंस में गुजरती है? उत्तल लेंस में। अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। ऐसा हो रहा है अवतल लेंस में। तो पहला नियम यह बन गया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इससे अपन इससे जो नियम है, इस नियम से द्वितीय फोकस बिंदु को भी परिभाषित कर सकते हैं, जिसको अपन आगे लिखेंगे नियमों के बाद कि द्वितीय फोकस बिंदु की क्या परिभाषा बनती है, प्रथम की क्या बनती है, प्रकाशीय केंद्र की क्या परिभाषा है, जिन शब्दों का यहाँ उपयोग हो रहा है। तो द्वितीय फोकस के लिए ये बन जाता है कि देखो ये अनंत पर है, क्योंकि समानांतर किरणों का मतलब क्या है कि बिंब कहाँ है? अनंत पर, क्योंकि प्रकाश वहीं से आ रहा है और अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से गुजर रहा है, ये अपन ने देखा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति, क्योंकि प्रतिबिंब यहां बनेगा एक तरह से, ये भी समानांतर है, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब कहां रखा गया हो? अनंत पर रखा गया हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष पर वह स्थिति जिसके लिए बिंब अनंत पर रखा गया हो द्वितीय फोकस कहलाता है। अब आप इसमें अगर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि u का मान अनंत है, लेकिन v कहाँ है? f2 पर। यानी कि इस उत्तल लेंस के लिए अगर आप बात करें
इसके लिए अगर आप बात करें तो आपतित किरण की दिशा में ही है ये, तो यानी कि ये जो दूरी ली जाएगी ये किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। v बराबर f2 द्वितीय फोकस दूरी, यहां से यहां तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी, ये कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी। लेकिन अगर आप अवतल लेंस के लिए बात करें तब देखिए u का मान तो अनंत है, प्रतिबिंब इस पे अगर अनंत पर कोई वस्तु है, दूसरी किरण और आती है तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ f2 पर हो रहा है, तो ऐसे स्थिति के अंदर u का मान तो अनंत होगा, लेकिन v का मान जो इसमें होगा -f2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपतित किरण की दिशा तो ये है, लेकिन अपन किस दिशा में देख रहे हैं दूरी को, इस दिशा में, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में। तो यहाँ जो f2 दूरी होगी वो काउंट होगी ऋणात्मक रूप से। ध्यान रहे फोकस दूरी को आप इस वाले f से दर्शाएंगे और ये फोकस बिंदु को दर्शाएगा, ये वाला f। तो ये ध्यान रखना है कि f1 और ये जो f2 है ये तो है द्वितीय फोकस बिंदु, ये है प्रथम फोकस बिंदु, और यहाँ से ये जो दूरियां होंगी ये होंगी फोकस दूरियां, जिनकी अपन बातें इसमें फिर आगे करेंगे। तो पहला नियम ये कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। फिर अब दो नियम और अपन जानते हैं इसके।